बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज आज शेयर करनी है आपके साथ तीन। कौन सी स्टोरीज हैं भला? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का 300 कनाल का घर रेगुलराइज हो गया है। गरीबों के घर गिर गए हैं, वज़ीर आज़म साहब का घर रेगुलराइज हो गया है। घर कितना कीमती है और कितना जुर्माना देना पड़ा जनाब, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि फूड फैक्ट्रीज को सस्ते के बजाय महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर कौन मजबूर कर रहा है, धमकियां कौन दे रहा है, इस पर बात करेंगे। तीसरी स्टोरी जनाब यह है कि ज़िमनी इलेक्शन जो 8 सीटों पर अचानक ही जनाब अनाउंस कर दिए गए और उस पर यूं समझ लें कि यू टर्न ले लिया गया। पहले कहा गया था कि वो 31 जनवरी से पहले नहीं हो सकते, अब ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, ठीक है ना, अब हो रहे हैं। अब इसमें जो है ना क्या हो रहा है, अपोजिशन हिस्सा ले रही है, नहीं ले रही, लेगी नहीं लेगी, लेगी तो क्या होगा, हुकूमत ने ये पत्ता और ये कार्ड कैसे खेला और हुकूमत ने चाल कैसी चली। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब 20 सियासतदानों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं। वो कौन से सियासतदान हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं, इस पे भी बात करेंगे। आ जाए जनाब पहले बनी गाला वाली स्टोरी पर। बनी गाला का महल, 300 कनाल का महल। इमरान खान साहब कहा करते थे ना, बड़े बड़े महलों में रहने वाले, वो खुद भी जरा देख लें कि बनी गाला का महल किस तरह का है, ठीक है ना। ये इधर ही साथ ही है हमारे, और रेगुलराइज हो गया जनाब। गैर कानूनी महल रेगुलराइज हो गया, गैर कानूनी को कानूनी कर दिया गया। 300 कनाल का महल है, कितने पैसों में? 12 लाख रुपए, सिर्फ 12,06,000 का हर्जाना या जुर्माना हुआ और महल रेगुलराइज हो गया। ठीक, तकरीबन आप उसकी अगर कीमत लगाए ना, ये 12 अरब से क्रॉस करेगी ये कीमत, ठीक है ना। अब जो उस जगह की, इस्लामाबाद के उस पॉइंट की जहां जो लोग जानते हैं उसकी, ये तकरीबन अरबों में है, ठीक है ना। 300 कनाल का यानी 12 अरब की जमीन 12 लाख में रेगुलराइज हो गई। ठीक, अच्छा, यानी घर सीडीए ने जनाब मंजूरी दे दी। लेटर निकला था 5 मार्च को, सामने अब आया है। अब जरा कुछ कह रहे हैं कि भाई चेयरमैन सीडीए ने भी इख्तलाफ किया था, लेकिन पता अब उसका क्या इख्तलाफ, उनका क्या, उसमें 106 रुपए फी मुरब्बा फुट और 11,300 मुरब्बा फुट जो है ना वो रेगुलराइज हो गया। अच्छा, इससे कबल आपको याद होगा अलीमा खान साहबा को भी साकिब निसार साहब ने एनआरओ दिया। साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान की अदलिया की हिस्ट्री में वो किरदार अदा किया है। अब मैं इस पे मैं क्या टाइम वेस्ट करूं, सबको पता है। अच्छा, इसकी ना बनी गाला वाले महल की खुद हिस्ट्री भी बड़ी दिलचस्प है। आपको मैं बताऊं, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इमरान खान साहब, जो कि उस वक्त अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब ने एक कंप्लेंट की कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत सारी गैर कानूनी तजावजात और ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, इनका नोटिस लिया जाए। सीडीए को जाहिर है, फिर खान साहब तो आपको पता है कि बहुत बड़े लीडर, उस वक्त भी बहुत बड़े लीडर थे, तो जैसे ही पहुंचा हुकूमत को तो वैसे ही उन्होंने पहले से ही जो है ना सत्यानाश करके रखा हुआ, नाक में दम करके रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा जनाब फौरी तौर पे इस पे एक्शन किया जाए। सीडीए को ऑर्डर हो गया कि जनाब इसमें देखें कि कौन गैर कानूनी उधर तजावजात। सीडीए ने पूरी फाइलें निकाल दी जनाब, वो कंगाल दी और सारा कुछ पता किया कि कौन गैर कानूनी। तो पता चला कि खुद उस वक्त के तो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, उनका अपना घर गैर कानूनी है। ठीक है, अब वो ये हुआ कि जनाब अब तो बड़ा एक नई बहस चल पड़ी कि उन्होंने तो कंप्लेंट की थी कि मेरे घर के इर्द गिर्द जो है बाकी घर जो बन रहे हैं वो गैर कानूनी। पता चला कि इमरान खान साहब का अपना घर गैर कानूनी बना हुआ है। अब ये बड़ा वो चलता फिर आपको पता है कि वो फिर साकिब निसार साहब ने क्या क्या गुल खिलाए। यही मसला होता है ना, लोग इसी तरह के गुल खिला के फिर उसके बाद जो है ना जमींदोज हो जाते हैं, फिर उसके बाद जनाब पता नहीं किसी बंकर में चले जाते हैं और पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा के ना इस तरीके से चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लोगों के घर गिराए गए, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो। आपने सुनी औरतों की, बच्चों की चीखें, आपने सुनी कि जनाब लोगों का सामान बाहर फेंक दिया गया आपने, और हुकूमत बड़ी यूं करके सीना तान के कहती थी जनाब कि हम क्या करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, हम तो अमल दरामद करवा रहे हैं, हम तो कानून और आईन पर अमल दरामद करवा रहे हैं।
साकिब निसार साहब के ऑर्डर थे जनाब, ठीक हो गया ना, और सुप्रीम कोर्ट के, और जनाब फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ, लोगों ने देखा कि किसी एक गरीब का सामान बाहर जा रहा है तो किसी एक का सामान बाहर फेंका जा रहा है, घर उनकी बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी ने कोई परवाह नहीं की। ठीक है जनाब, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी बने हुए थे, किसी की दुकान का जो है ना शेड कोई बना हुआ तो वो गिरा दिया, हॉस्पिटल के शेड्स, बैंकों के शेड्स जनाब वो इधर उधर सब कुछ यूं समझने के जो धूम धड़क्का से जो गिरा के चले जाते थे, क्रेन आते थे और जनाब वो चली जाती थी। नहीं गिरा तो इमरान खान साहब का घर नहीं गिरा। यानी वो कहता है ना, जो रियासत मदीना, अब वही रियासत मदीना के सरबराह का नहीं गिरा, बाकी सारे पूरे के पूरे अवाम के घर जो गैर कानूनी थे वो सारे गिर गए, उनको वो रेगुलराइज। अगर यही ऑप्शन उनको भी दिया जाता हर किसी को, कि किसी का 2 लाख में, किसी का 50,000 में, किसी में, तो गरीब कहीं ना कहीं से करके को मिडिल क्लास लोग इस तरह से करके वो भी बराबर कर देते, उनको भी उसी तरह से हर्जाना होता, उनको भी उस तरह से जुर्माना होता, अलीमा खान की तरह उनको भी इस तरह से एनआरओ मिल जाता, इमरान खान साहब की तरह उनको भी एनआरओ मिल जाता। तो ये जो नारा लगाया जाता था ना, आज जो हम कहते हैं ना 2 नहीं, आज ये जो नारा लगाया जाता था ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, क्या ये है वो 1 पाकिस्तान? ये तो खुद ब खुद बता रहे हैं कि ये 2 पाकिस्तान हैं, आपके लिए, इमरान खान साहब के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, अलीमा खान साहबा के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग। तो ये तो 2 पाकिस्तान हो गए ना, ये 1 पाकिस्तान किधर से आया? ये जो मंशूर का हिस्सा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, भाई किसी से कोई पर्सनल ग्रज नहीं होता, ठीक हो गया ना हमारा। हम ये कहते हैं कि जिस नारे के अगेंस्ट आप आए स्टेटस को के, उसी का शिकार आप खुद हो गए और उसी में आप खुद ही बह निकले, उसी रो में आपके इर्द गिर्द कभी को चीनी स्कैंडल, तो कभी दवाइयों का स्कैंडल, तो कभी को आटे का स्कैंडल, तो कभी कौन सा मास्क का स्कैंडल, तो कभी को कोरोना के स्कैंडल, तो कभी क्या क्या स्कैंडल आए। उन स्कैंडल्स में कोई एक भी, कभी को पिज्जा का स्कैंडल। तो फिर आप खुद बताएं, किसी एक को भी कोई मिला है, कोई सजा मिली है? किसी एक का भी कोई बाल बीका हुआ है? वही सारे दन दनाते फिर रहे हैं और फिर वो सारे के सारे, और आप जनाब को, आप बाकियों को खड़े होकर जलसों में कहते हैं चोर डाकू, फलां डाकू और फलां चोर। तो सारे डाकुओं को पकड़े, लेकिन उनको भी साथ ही पकड़े, उनको भी साथ इस तरह से 2 नहीं 1 पाकिस्तान की गवाही दें। ये होता है वो तरीका। अब उसके बाद आप देख लें, दूसरी स्टोरी पे आ जाए जनाब। फूड फैक्ट्रीज को, ये मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया 2 दिन पहले, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो ट्वीट में लिखती हैं कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती, ये जरा सुनिएगा, फूड फैक्ट्रीज को, मैं आता हूं उस पर, जी हां मैं आता हूं उस पर कि ज़िमनी इलेक्शन क्या, कौन से 20 सियासतदान हैं जिनको जनाब ये खतरा लाक हो गया, जिनकी जिंदगियों को ये शेख साहब बड़ा बता रहे थे, और ज़िमनी इलेक्शन की कैसे चाल चली है, क्या पत्ता डाला है, क्या पत्ता फेंका है हुकूमत ने। मैं आता हूं, लेकिन ये जरा मरियम नवाज साहबा का ट्वीट जरा इस पे जरा गौर करें कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है कि या 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो या फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं। मरियम नवाज साहब ने कहा है कि ये जो फूड फैक्ट्रीज होती है ना, मतलब ये बिस्किट बनाने वाली, वो आपको पता है जिनमें यानी हर वो फैक्ट्री जिसमें चीनी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, आसान तरीन, यानी बच्चों के लिए, जरा जवानों के लिए फूड फैक्ट्री, बिस्किट वाली फैक्ट्री हो गई, टॉफियों वाली फैक्ट्री हो गई, बाकी मशरूबात की फैक्ट्रीज हो गई, जो भी जिसमें वो मुतादिद हैं जिसमें चीनी इस्तेमाल होती है। तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि धमकियां दी गई उन फूड फैक्ट्रीज को कि 8 रुपए महंगी चीनी खरीदो, नहीं तो फैक्ट्रियां बंद कर दी जाएंगी। एक तो वो चीनी घटिया क्वालिटी की है और एक वो महंगी है। अब मैं जरा उसके बारे में बता दूं। असल में मसला यह था कि चीनी इंपोर्ट की गई बाहर से, यानी चीनी बाहर से मंगवाई गई, ठीक है ना, अच्छा दरामद हुई चीनी। ये भी सितम ज़रीफी है कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में कई सालों से जब ऐसा नहीं हो रहा था, हम चीनी तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम तो बाहर भिजवा रहे थे, बरामद कर रहे थे, बल्कि अब हमें दरामद करना पड़ गई है, अब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। माशाल्लाह तब्दीली है, तो कौन कहता तब्दीली नहीं है? तब्दीली है भाई, कभी इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तब्दीली कैसे आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि जनाब चीनी इंपोर्ट की गई, वो तो पिछले साल जो चीनी का स्कैंडल आया था ना,
उसके बाद वो चीनी शार्ट हुई, इतनी कीमत ऊपर गई, चीनी इंपोर्ट की गई, बाहर से मंगवाई गई और जनाब तकसीम होना शुरू हो गई मार्केट्स में। लेकिन इस दौरान लेकिन उस चीनी की क्वालिटी बड़ी खराब थी, वो लोग सारे इसी तरह से कंप्लेंट कर रहे थे। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ कि जैसे वो आटे का थैला ना हुकूमत कह रही थी जनाब 800-850 को मिलता है, तो लोगों ने हमें मैसेज करके बताया और फिर दिखाया और फिर हमने खुद जाकर दुकानों से देखा, उनमें तो वो कहते हैं ना जिस तरह से सूखे टुक्कर, ठीक हो गया ना, उनमें यानी सूखी रोटी उसमें डाली हुई थी आटे में, यहां तक ऐसा मतलब वो लोग कहते हैं कि सर इस तरह की आटे की क्वालिटी है कि जब आप वो आटा खाएं तो आंतें बाहर आ जाती हैं, ठीक हो गया ना, वो जब आप आटा वो खाएं तो आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। ये वाला आटा वो कह रहे थे कि हुकूमत क्रेडिट ले रही थी जनाब हम तो आटे का थैला 850 का दे रहे हैं। भाई वो 850 का मैं यही कहूंगा माजरत के साथ, वो तो जानवरों के खाने का भी नहीं था काबिल, वो सब आपको सबको पता होगा। वही उसी तरह से अब वजीर आजम साहब क्रेडिट ले रहे थे, वजीर आजम साहब अपनी टीम को मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे थे कि जनाब वो 83 रुपए चीनी लाने, यानी को चीनी गई ना 110 पर या 120 पर, कि जनाब वो 83 रुपए 83 रुपए वापस उसकी कीमत लाने पर मैं अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं कहता हूं माशाल्लाह वजीर आजम साहब, कप्तान साहब, आप मुबारकबाद तो तब पेश करते सर कि चीनी आपको मिली थी 50 से 55, आप उसको खैर से ले गए 110-120 पर, अब को 45 पे लाते तो तब ये मुबारकबाद बनती। सर वो मैं भी मुबारकबाद दूंगा, आप ऐसा करें आप 49 रुपए पे ले आए ना, मैं आपकी तारीफ में पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आप अंदाजा कीजिए कि आप चीनी को 50 से 55 से खैर से उड़ान भरी और आप 120 पे ले गए, जब वो 83 पे आई तो वज़ीर आज़म साहब मुबारक दे रहे हैं। भाई मुबारक तो सर तब दें ना कि जब वो 49 पे 48 पे आए ना, 50 पे तो आपको मिली थी, ठीक है ना। अब कैसी मुबारकबाद दे रहे हैं कि 83 पे चीनी आ गई जनाब, तो आप उसका तो इजाला तो किया किसी ने नहीं है, किसी को सजा तो हुई नहीं है। अच्छा वो क्या है जनाब, चीनी बाहर से भी आ गई, अब चीनी जाहिर वाफिर हो गई ना, इस दौरान अपनी क्रशिंग भी शुरू हो गई, क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया ना, ठीक है, अभी भी है, तो अब वो अपनी चीनी भी मार्केट में आ गई। हमारी अपनी चीनी की क्वालिटी बहुत बेहतर है बाहर वाली चीनी से, लेकिन अब मसला यह है कि अपनी चीनी क्रशिंग सीजन में वैसे भी जो हैं, जो दुकानदार हैं, जो किसान हैं, वो जो ताजिर हैं, वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि क्रशिंग सीजन में तो वैसे ही चीनी बहुत सस्ती होती है ना जनाब, ठीक है ना, वो वैसे भी वो वाफिर मिकदार में आना शुरू हो जाती है ना मार्केट में ना। अब क्रशिंग सीजन शुरू हो गया जनाब, चीनी मार्केट में आना शुरू हो गई, अपनी चीनी भी उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त, वो भी सस्ती हो गई। जो बाहर से मंगवाई हुई थी चीनी उसकी क्वालिटी थी थर्ड क्लास। अब धमकियां मिल रही हैं फूड फैक्ट्रीज को कि 8 रुपए महंगी चीनी खरीदो। वो बाहर वाली फूड फैक्ट्रीज को, जो फूड्स की फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं फूड की, बिस्किट की, टॉफियों की, मशरूबात की वगैरह वगैरह, और जिसमें चीनी इस्तेमाल होती है, उन फैक्ट्रियों को हुकूमत वाले धमकी दे रहे हैं कि ये चीनी खरीदो। यानी आप अंदाजा करें कि महंगी चीनी उनको कह रहे हैं कि खरीदो, नहीं, वो कहते हैं वो चीनी खराब भी है, उसकी क्वालिटी भी खराब है और महंगी भी है माफ कीजिएगा, और हमें धमकियां भी मिल रही हैं कि चीनी वही खरीदो, ठीक है ना, नहीं तो फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। अब ये है वो जैसे कहते थे ना कि दो नहीं एक पाकिस्तान, क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान की बात हो रही है? अच्छा अब उसके बाद आ जाएं जनाब, आप आ जाएं ज़िमनी इलेक्शन पर, ठीक है, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल। अच्छा ज़िमनी इलेक्शन के भी ना एक मैं बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है यहां पर, कैसे अब मैं पूछूं कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब कोरोना उसकी रेशो जो वो ये जा रही है और यूं जा रही है और ये जा रही है, अब तो कह रहे थे अब तो कि एक तरफ वज़रा जनाब बैठते हैं और वो जनाब फरमाते हैं कि अपोजिशन को तो अवाम का ख्याल ही नहीं है, वो तो जलसे कर रही है, वो तो अपोजिशन और पीडीएम तो जलसे कर रही है और वो सारे अवाम को इस धकेल में। आप जो इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शंस का आपने पहले ये ऐलान किया था कि 31 जनवरी से पहले ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था। अब अचानक ही धड़ाम से आपने उन 8 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन खैर से अनाउंस कर दिए हैं, तो अब कोरोना खत्म हो गई है। जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो फिर जलसे भी होंगे, जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो फिर लोग कतार में भी खड़े होंगे,
जब जिमनी, तो आपको पता है ना, फिर रैलियां भी होंगी, फिर कार्नर मीटिंग्स भी होंगी, फिर खिताबात भी होंगे, फिर हुकूमत वालों के भी होंगे। और अनाउंस किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने। और अनाउंस किसने किया? हुकूमत की इमाम पर किया। और ये सारा कुछ, और शेख रशीद साहब शाबाश दे रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा है कि जनाब बिल्कुल आप जो है ना इसको जिमनी इलेक्शन का खैर मकदम किया है। अच्छा, अब एक बात, दूसरी बात, 8 नशिस्तों पर जिमनी इलेक्शन, यानी 2 कौमी हैं, एक पंजाब में है और एक जो है ना उस गुजरांवाला में, और एक कुरम एजेंसी की है खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, इस तरह से 6 सूबाई हैं, तो 6 में से गालिबन 3 सिंध की हैं, एक बाकी सूबों की है। तो अब इसका जो प्रोसेस है ना वो तकरीबन कोई 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक वो खत्म, यानी कि वो जो कागजात नामजदगी होती है ना, स्क्रूटनी वगैरह, ये वो सब का सब आखिरी प्रोसेस 20-21 जनवरी तक, यानी कि निशानात भी अलाट हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत ने पता खेला। हुकूमत ने कैसा पता खेला? हुकूमत ने जनाब ऐसा पता खेला कि अपोजिशन आप देखते हैं कि हिस्सा लेती है या नहीं, क्योंकि अपोजिशन वाले तक आज उनकी वैसे स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त ही वो स्टेयरिंग कमेटी का भी ये फैसला आ जाए कि हिस्सा लेना है या, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक कहेंगे कि हिस्सा लेना है। उसकी वजह है क्योंकि अपोजिशन ने तो अपना जो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट कर रखी है वो 31 जनवरी की कर रखी है। अब अगर वो लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट आज, वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि 10 फरवरी से पहले सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब अपोजिशन को अपना लॉन्ग मार्च भी थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, मुझे लगता है पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च 10 फरवरी से पहले वो पहुंचाएंगे इस्लामाबाद, तो तब कोई काम हो सकेगा, ठीक है ना। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसमें मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब जनाब पत्ता ये खेला है कि अपोजिशन वाले जनाब हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, और इस पत्ते के खेलने में जाहिर इलेक्शन कमीशन भी साथ है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो अपोजिशन वाले हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते? अगर वो हिस्सा लेते हैं तो फिर हम आवाम को कहेंगे एक तरफ से तो इस्तीफे दे रहे हैं और एक तरफ से फिर ये हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना, ज़िमनी इलेक्शन में जब इनसे। लेकिन भाई उन्होंने इस्तीफे देने का कहा था कि हम लॉन्ग मार्च के बाद इस चीज का फैसला करेंगे, हम लॉन्ग मार्च के बाद देखेंगे कि इस्तीफे देने हैं, कैसे देने हैं, लाए अमल क्या है। अब इख्तलाफात की तो बहुत सारी लोग कोई कह रहे हैं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब में इस्तीफों का इख्तलाफ है। मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, और ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, ये उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, हुकूमत वाले। इसी तरह से अब शेख साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये बड़ा अच्छा जेस्चर है कि वो जनाब उन्होंने भी खैर मकदम किया, और ये जनाब इस तरीके से तो सोच का फर्क है, उनको अपनी एक सोच का फर्क ना, जिस तरह से सोच में फर्क लाते रहते हैं। उन्होंने एक और भी बात फरमाई है कि 20 सियासतदानों के जिंदगियों को खतरा लाक है, और फरमाया जनाब शेख रशीद साहब वजीर दाखिला साहब ने कि मौलाना फजल रहमान साहब उनमें शामिल हैं। और मैं कहता हूं कि उनसे आप देखिए ना बाकी वाली फहरिस्त, तो तकरीबन मुझे कंफर्म है कि 99.9% उन सारे सियासतदानों का ताल्लुक अपोजिशन से होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताऊं, सितम ज़रीफी ये है कि हुकूमत सिर्फ ये बता देती है फलां की जिंदगी को खतरा है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो सहाफी है। क्या हुकूमत का काम यही होता है? भाई अगर आपको यह पता चल गया है कि फलां सियासतदान की जिंदगी को खतरा है, तो फिर आप क्या चने बेचने आए हैं माजरत के साथ? स्टेट का काम यह होता है हर शहरी की जिंदगी की हिफाजत करना, हर शहरी की जिंदगी की हिफाजत करना। आप लोगों ने इस्लामाबाद के डी चौक में बैठ के 126 दिन का धरना दिया था, किसी ने तो हिफाजत की थी ना, ठीक। अब जाहिर है जो इसी तरीके का एहतजाज करेगा तो डेफिनेटली आप भी उसकी हिफाजत करेंगे। स्टेट है ना, हुकूमत स्टेट का ऑर्गन है ना, ठीक हो गया ना। तो अब मुझे आप ये बताएं कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो भी स्टेट का एक ऑर्गन है ना, तो सबसे जो लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी होती है, अमन व अमान की, सारा कुछ पीस कायम रखने की, सारा कुछ जो है ना, हर शहरी की इज्जत जान माल की हिफाजत की, वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है स्टेट की। कि नहीं वजीर साहब आए, वो जनाब बता दें फलां 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 को खतरा है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म। और वो भी आपको पता है कि क्या, अब मैं क्या कहूं कि जिनको खतरा होता है हमेशा अपोजिशन वालों को खतरा होता है। वो कैसे होता है भाई? तो स्टेट क्या कर रही है, स्टेट क्या कर रही है? जब वो खतरा है तो आप उस खतरे को टालें। आपको ये किसी ने बता दिया कान में कि खतरा है, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया कि इस खतरे से निमटने के लिए जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि वो स्टेट, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो,
चाहे कोई और सियासतदान हो, वो इसी पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं और पाकिस्तान के हर मोअज़्ज़ज़ शहरी की हिफाजत करना उसकी जान की, यह स्टेट की जिम्मेदारी है, यह रियासत की जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।